बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नुक्ता एतराज़ प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुश आमदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान के लिए हर दिन गुजरता हुआ एक नया दिन, नई डेवलपमेंट। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब इस वक्त 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब में मौजूद हैं, जहाँ रियाद में उन्होंने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव समिट से बड़ा ही कलीदी, कॉम्प्रिहेंसिव, प्रोडक्टिव खिताब किया। इस खिताब के चीदा पॉइंट्स मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो उन्होंने सऊदी फरमारवा को मुबारकबाद पेश की जो इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद उन्होंने किया है। साथ साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तरक्की और इस्तेहकाम की राह पर गामजन है, अवाम की खुशहाली अवलीन तरजीह है, हम मिलकर मुश्तरका मुस्तकबिल और तरक्की के मनाजिल हासिल कर सकते हैं। मसनूई ज़हानत पर उन्होंने बड़ा एम्फेसिस किया। उन्होंने कहा कि मसनूई ज़हानत यानी AI समेत जो IT की तरक्की है उस पर तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए, क्योंकि आने वाला वर्ल्ड जो है वो IT का है, AI का है। सऊदी अरब और आलमी शराकत दारों के ताउन से तरक्की के अमल को आगे बढ़ाएंगे, खुशहाली के मुश्तरका मंजिल के लिए गैर मुल्की सरमायाकारी का खैर मकदम करेंगे। और साथ साथ उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, दुनिया की एक बार फिर जो दुनिया को एक बार फिर बावर कराया कि इस वक्त जो इज़राइल जो गज़ा में गज़ब ढा रहा है, मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए गज़ा में कत्ल व गारत गरी को रोकना होगा। ये मैंने आपको चीते पॉइंट्स बताया। उसके बाद भी अहम डेवलपमेंट्स हुई। उसके बाद सऊदी जो फरमा रवा है वली अहद है, उनसे उनकी 1-on-1 मुलाकात हुई, बड़ी अहम मुलाकात हुई, क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात जो है वो दहाइयों पर मुहीत हैं। तो आज इसी हवाले से बात हुई और उन्होंने ये भी बावर कराया कि हम जो है जो हमारे मुश्तरका जो हमारे दिलचस्पी के जो मामलात हैं उसमें ताउन को बरकरार रखा जाएगा, और साथ साथ जो है वो मजबूत शराकत दारी का इआदा एक बार फिर किया गया। इसी तनाजुर में बात होगी आज कि सऊदी अरब में मौजूद हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, तो वहाँ पर जो है पाकिस्तान जो सरमायाकारी के लिए इस वक्त एक आइडियल मुल्क बनता जा रहा है। रियाद FII फोरम पर दुनिया की जो बड़ी कंपनीज के CEO मौजूद हैं, तो पाकिस्तान में सरमायाकारी की तरफ किस तरफ रागिब किया जा सकेगा। पैनल का तारुफ करा दूं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार अली भट्टी, MNA है, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ़ लाए। हमारे साथ स्काइप पर मौजूद है साबिक सफ़ीर शाहिद कियानी साहब। सर, आपको भी वेलकम कहते हैं। हमें तज़कियाकार सीनियर एंकर पर्सन हुसैन थेबो साहब ने ज्वाइन किया है। सर, वेलकम करते हैं। हुसैन थेबो, आपको भी थैंक यू। डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार साहब, बस ये मैं तो यही कहना चाहूँगी कि इस वक्त अक्टूबर का महीना देख लिया जाए तो फिर हमें तो इतनी डेवलपमेंट और इतनी तेज़ी के साथ नज़र आ रही है। मतलब बारहा जो है आला सतह का जो वफूद हैं उनका पाकिस्तान आना, हेड ऑफ स्टेट का पाकिस्तान आना, हुकूमती ओहदेदारान का, तरक्की याफ्ता ममालिक का, उसके साथ साथ सरमायाकारी के हवाले से बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं उस पर पेशरफ्त होना, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि पाकिस्तान ने जो SCO समिट की मेज़बानी की है वो तारीखी लम्हात समेटे हैं। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब अपना दूसरा जो है वो उनका दौरा है, अप्रैल में गए थे। इस बार पहला वाला दौरे से लेके ये दौरा कितना मतलब मुख्तलिफ है? देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहला दौरा किया, फिर उसके बाद ये दूसरा दौरा है, और इसमें इसके दरमियान सऊदी डेलीगेशन जो है पाकिस्तान में आया था। आपको पता है कि बड़े भरपूर अंदाज में हर सेक्टर में यहाँ पे सरमायाकार आए, और वहाँ पे G2G जो हैं वो हमारे यहाँ पे एग्रीमेंट्स हुए, जो हर फील्ड में थे, IT में थे, हेल्थ में थे, एजुकेशन में थे, डेवलपमेंट में थे, आयल में थे, और इस तरीके से कोई ऐसा शोबा नहीं था जिसमें सऊदी अरब ने पाकिस्तान में सरमायाकारी की दिलचस्पी ज़ाहिर नहीं की हो। और यहाँ पे एक भरपूर अंदाज में ये इन्वेस्टमेंट का एक माहौल बना। और इसके साथ आपको पता है जो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें भी आपको पता है कि जितने भी हमारे फॉरेन डेलीगेट्स थे, अराउंड अबाउट 30 कंट्रीज़ के, वो तशरीफ़ लाए, और चाइना का और UAE के हर किस्म के जो हमारे ब्रादर मुल्क थे, हर खिते से यहाँ पे तशरीफ़ लाए। तो उसमें एक इतना बूस्ट मिला, हमारे लोकल इन्वेस्टर्स को भी बूस्ट मिला, इंटरनेशनल इन्वेस्टर को भी बूस्ट मिला। और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब का एक बड़ा एक वाज़ेह सा एम था कि हमें अपने जो है नो एड बट ट्रेड, वो ट्रेड की तरफ गए और अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए कि इंपोर्ट को कम करो और एक्सपोर्ट को बढ़ाएं। और इसमें जो गैप था पाकिस्तान का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, उस गैप को फिलअप करने के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेप्स लिए गए।
तो अल्लाह ताला का फजल व करम है कि पाकिस्तान में महंगाई भी कम हुई और इन मंसूबों पे काम भी शुरू हुआ। और आपने देखा है कि हमारी स्टॉक एक्सचेंज में भी बेहतरी आई, लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ा और पाकिस्तानी अवाम को एक नया जज्बा मिला है। बिल्कुल। और इंशाल्लाह हम तरक्की की राह पे और हम अपनी माशी लिहाज से ज़रूर अपने एक वे फॉरवर्ड की तरफ जाएंगे। ठीक है शाहिद साहब, इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब सऊदी अरब में जो है वो सरमायाकारी, बैरूनी सरमायाकारी के फ़रोग के लिए वहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन मेरा सवाल इस तनाजुर में है कि इस वक्त जो हमारी फॉरेन डिप्लोमेसी है उसको आप कनेक्टिविटी के लिए और ट्रेड के लिए बहुत चैनलाइज किया जा रहा है इकनॉमिक डिप्लोमेसी की तरफ। आप पिछले जो 9 महीने के महीने हैं, वो जो अदवार गुजरे हैं, उसमें जो डिप्लोमेसी है, जिसको मैं अब फॉरेन डिप्लोमेसी या फिर इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, इसको कितनी तेजी से बढ़ता हुआ देख रहे हैं आप? देखिए जी, मैं बड़ी एक फैक्ट से बात करूँ, फैक्ट ऑन ग्राउंड है कि पिछली भी गवर्नमेंट जब रही है PMLN की पहले, तो बिजनेस पर और इकोनॉमी के ऊपर उन्होंने काफी जोर दिया है। अब जब कि आए हैं, मैं जरा इस पे आपको बताऊं, थोड़ी सी कुछ महीने जो गुजरे हैं, इसमें वो याद होगा कि मलेशियन प्राइम मिनिस्टर आए थे जी। और उनका भी जो फोकस था वो इकोनॉमिक, इनलार्जिंग इकोनॉमिक जो कंटेंट। मैं हाई कमिश्नर रहा हूँ मलेशिया में, तो मुझे पता है। तो ये आए थे, तो उनका जो था इकोनॉमिक कंटेंट जो है, कमर्शियल कंटेंट पाकिस्तान मलेशिया का, उस पर फोकस हुआ था। अब उसके बाद देखें, ये SCO समिट हुई है, जो उसके अंदर भी इकोनॉमिक और सिक्योरिटी दोनों कंटेंट था। अब एक और है कि यहाँ पर बिजनेस फोरम हुआ सऊदी पाकिस्तान का। मैंने पूरा दिन वहां पूरा गुजारा, वहां पर सरीना होटल में था, और B2B और G2G जो थी, इनकी मैंने वो देखी। और आप यकीन करें, मुझे जो खुशी इस चीज की हुई कि B2B के अंदर मैं बताना चाहता हूं कि सऊदी जो डेलीगेशन थी, आप यकीन नहीं कर सकते थे कि वो कितने प्रोफेशनल थे, कितनी तैयारी करके आए थे। और फिर वही उनको उसी तरह प्रोफेशनल रिस्पांस भी मिला पाकिस्तानी प्राइवेट कंपनियों से और गवर्नमेंट के ऑफिस से। तो गवर्नमेंट के जो अदारे हैं और हमारे जो मिनिस्टर पेट्रोलियम है डॉक्टर मुसद्दक मलिक, के वहां पर पूरा दिन उन्होंने गुजारा। तो ये अब आप देखिए, वजीर आजम साहब वहां जाते हैं, ये एक चेन है चल रही है। अब ये क्वांटम जंप है कि वजीर आजम आपके मार्केट कर रहे हैं पाकिस्तान को वहां पर। इससे बड़ी बात क्या होगी कि देखिए, पाकिस्तान इज रेडी टू डू बिजनेस। और उसके अंदर उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त बात की कि जी वी डेयर टू थिंक बिग। बड़ी बात है ना, ये क्वांटम जंप लेते हैं। अब उन्होंने फिर बताया कि हमारी यूथ क्या है, किस पर हम फोकस करना चाहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हेल्थ, एजुकेशन, ये चीजें हैं, ये सब टाइड अप हैं। और आपकी टाइड अप है यूथ के साथ। मैं समझता हूँ कि ये इतना अच्छा मौका है कि सऊदी अरेबिया का देखें, थोड़ी सी जरा मवासनत मिलती है, वो भी थिंक बिग करना चाहते हैं, वो भी क्वांटम जंप लेना चाहते हैं, इस इकोनॉमिक जो इकोनॉमी को आगे ले जाना चाहते हैं, उनकी ड्रीम है। हम भी ले जाना चाहते हैं, ड्रीम है। मैं समझता हूँ कि बेस्ट था कि बजाय किसी वेस्टर्न कंट्री पे जाने के, साथ मुल्क में आगे, ये वो मुल्क है जो आपके साथ माशी तौर पे आपके साथ खड़ा रहा है जी। तो आज उनके पास उनका बताना चाहते हैं, आप तक इकट्ठे काम भी करेंगे और हमारा यूथ भी तैयार है, जिस तरह कहा ना, हेल्थ में डॉक्टर्स ये हैं, वो भी आपके पास आना चाहते हैं। तो आई थिंक ये एक मैं समझता हूँ कि एक बड़ी जबरदस्त किस्म की टू बी ऑन द सेम पेज एंड वर्क टुगेदर, इससे बड़ी कोऑपरेशन हो नहीं सकती। मेरी दुआ सिर्फ ये है कि ये जो मोमेंटम है, ये मोमेंटम जारी रहना चाहिए जब वापस आते हैं वो। सही बात की आपने। हुसैन थे वो, हम जो जिस आला सतह का वफ्द की बात कर रहे हैं जो सऊदी अरब का आया था, उसको न सिर्फ पाकिस्तान ने अहमियत दी थी बल्कि पूरी दुनिया ने उसको बड़ा क्लोजली उसको ऑब्जर्व भी किया था, जिसमें हमारे 27 मुआहदे हुए थे $2.2 बिलियन के। और जिस तरह सऊदी अरब जो है पाकिस्तान में सरमाया करने में दिलचस्पी रखता है, स्पेशली रेकोडिक के हवाले से। हम आज भी देख रहे हैं कि सऊदी वली अहद से जो मुलाकात हुई, तिजारत, सरमायाकारी, इक़्तिसादी ताउन पर इत्तफाक के हवाले से बात हुआ। ये जो हमें इस वक्त जो खित्ते का तवाज़ुन नज़र आ रहा है, वर्ल्ड ऑर्डर नज़र आ रहा है, वो हमें यकीनन एक दूसरे की मईशत से, तिजारत से, कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ नज़र आ रहा है। प्राइम मिनिस्टर कितने सही डायरेक्शन में जा रहे हैं इस वक्त? देखिए शाजिया, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने मुझे प्रोग्राम पे मदद किया। बात ये कि हमने देखा जो लास्ट PDM की कुछ अरसा हुकूमत रही, उसमें जो पिछली 2018 से खराबियां थी, उसकी एक तो सिमत ठीक हुई। और हमने देखा कि वजीर आजम का जो फोकस था, वजीर आजम और वजीर आजम की टीम, उनका ये था कि किसी भी तरह से हम इकानमी को बेहतर करें। जब तक
इकोनॉमी स्टेबिलिटी नहीं होगी तब तक सिक्योरिटी स्टेबिलिटी, बाकी मामला ठीक नहीं होंगे। और उसमें वजीर आजम साहब बड़े बेहतरीन तरीके से, वजीर आजम साहब और उनकी टीम उस वक्त भी कामयाब रही, और खुसूसन जो अभी नया टेन्योर है इसमें जबरदस्त तरीके से इन्होंने दुनिया को अपने साथ एंगेज किया है। हालिया इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है वो हमने जो एससीओ समिट कराया लास्ट ईयर, जो हिंदुस्तान में हुआ, वहां पे बहुत मिसमैनेज भी हुआ, उस पर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई, मुख्तलिफ इख्तलाफात के कमेंट्स भी आए, लेकिन इस टाइम हमने देखा कि जिस तरह से पाकिस्तान ने उसको मैनेज किया और हर किसी को अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यू एंड देयर वॉल्यूम एंड देयर वेटेज उनको उन्होंने इज्जत दी। और इन स्पाइट ऑफ दैट के जो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो कुछ कह ही नहीं सके, क्योंकि उनको यहाँ से इतना जबरदस्त किस्म का रिस्पांस आया। और हमारा ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की जो टीम थी, उनका ये फोकस रहा कि हम किसी भी तरह से कोई ये चीज डाइवर्ट ना करें और हम इस अपॉर्चुनिटी को कैच करें और हम अपने बिजनेस को, हम अपनी इकोनॉमी को सीधे सिम्त में ले जाएं। कहते हैं ना कि वर्क स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। हमने देखा कि हमारी जो महंगाई थी वो 40 को क्रॉस कर रही थी और वो सिंगल डिजिट में आई। ये बहुत बड़ा कारनामा है इस हुकूमत का। इस वक्त हम देख रहे हैं कि हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो 90 प्लस है और जो मुबस्सरीन है, जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट हैं, वो कह रहे हैं कि ये 100 को क्रॉस करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। और जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर हैं, वो चाहे B2G हो या B2B हो, अक्रॉस द ग्लोब पाकिस्तान एक बहुत बड़ी मार्केट है। हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? हम 25 करोड़ लोग हैं, हम खाना खाते हैं, हम कपड़ा पहनते हैं, हमारे पास ये सारी चीजों की जरूरत है। दुनिया में 10-10, 15-15 लाख के मुल्क हैं, हम 25 करोड़ के मुल्क हैं। हम दुनिया में एक एटॉमिक पावर है, हमारी एक स्ट्रेंथ है। जो इस्लामी ममालिक हैं उनको अगर कहीं देखना होता है तो वो पाकिस्तान को देखते हैं। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम सारे मिलके, हमारे लार्जर इंटरेस्ट पाकिस्तान हो, रादर देन के हम सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसाइज करते रहे हैं दूसरों की। आपने भी देखा होगा कि वजीर आजम साहब एक सिमत में जा रहे हैं कि किसी तरह से भी हम मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर करें। वो जो पिछली हुकूमत होते थे वो उसके ऊपर गंद उछालना, उसके ऊपर वो हम बिल्कुल अभी नहीं देख रहे हैं। और जो हमारे लार्जर इंटरेस्ट ये है कि भाई सऊदी अरब भी हमारा भाई है, वो हमारे साथ आके बिजनेस करे, चाइना भी हमारा भाई है, रशिया भी हमारा किसी के साथ हमारा कोई दुश्मनी नहीं है, हम सबके साथ दोस्त हैं। हम एक बहुत बड़ी मार्केट है, हमारे पास 65% हमारा यूथ है और वो जो यूथ है वो हम इंटरनेशनली, ग्लोबली हम हर जगह पे भेज रहे हैं। ठीक है, जिसके तहत हम रेमिटेंस जो हमारे आते थे 32, हम वो भी एक्सपेक्टेड है कि इस वक्त वो 40 बिलियन को क्रॉस करेंगे। ठीक है। तो बहुत अच्छे तरीके से हुकूमत इन सारी चीजों को लेके चल रही है। हम वजीर आजम साहब को अप्रिशिएट करना चाहिए और इनकरेज और गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है जुल्फिकार साहब, ये चीज़ तो हमें नज़र आ रही है कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब और उनकी जो इकोनॉमी टीम है वो पूरा प्रॉपर होमवर्क करके गई है। और उसकी वजह भी ये है कि जिसका मैंने हवाला दिया कि भी कुछ दिन पहले ही सऊदी वफ्द जो आया था और बड़ा वफ्द था और बड़ी उसमें अहम डेवलपमेंट्स हुई थी। इस वक्त आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब हम देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनके CEOs वहाँ पे मौजूद हैं, पाकिस्तान की बेहतर पोजीशन भी हो रही है। इस कॉन्फ्रेंस में हम किस तरह मजीद सरमायाकारों की तवज्जो हासिल कर सकते हैं? देखें, इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ख़ुद तशरीफ़ ले गए और इसके फॉलोअप के लिए ले गए कि यहाँ पे हमारे पास जो इन्वेस्टर्स आए थे, जो हमारे पास सऊदी सरमायाकार आए थे, और उसके बाद उन्होंने, आपने देखा है कि उन्होंने अपनी स्पीच में अपना यूथ का जिक्र किया, IT का जिक्र किया, हेल्थ एजुकेशन का जिक्र किया। और पाकिस्तान में उन्होंने देखे ना, हमारे यहाँ SIFC बनी है और वो बेसिकली आपका एक उसको इन्वेस्टमेंट को स्पीड अप और कॉन्फिडेंस में और एक प्रोफेशनल वे से सारा दिन आप कहें कि SIFC बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है, जिससे हमारे एक्सपोर्ट्स बहुत बढ़ी हैं। आप देखें ना, आप एक्सपोर्ट्स सऊदी अरब में भी हमारी 24% एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, वैसे तो हर मुल्क में बढ़ी हैं। और इतनी अच्छी हमारा जो इंक्रीज़ आया है एक्सपोर्ट में, ये पहली दफ़ा इतना आया है। इस तरीके से IMF के साथ देखें हमारा बड़ा कामयाब हमारी एग्रीमेंट्स हुए।
اور ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی جو دیکھو اپنا غزہ کے بارے میں اقوام متحدہ میں بھی انہوں نے ایک بڑا واضح اپنا موقف لیا، اور اب بھی انہوں نے بڑا واضح اپنا سعودی عرب میں بھی ایک بڑا واضح موقف لیا ہے۔ جی تو اس طریقے سے انہوں نے جو ہماری جو اسلامی دنیا ہے ان کے ممالک میں بھی ایک عزت پائی، اور اس کے بعد ہمارا چائنا سے جو ہمارا سارا ایک سی پیک کا سلسلہ بہت سلو تھا، تو اس کو سپیڈ اپ کیا ہے، اور اس سے آپ کا جو چائنا کے ساتھ آپ کے جو ایگریمنٹس تھے وہ ایکسلریٹ ہوئے ہیں، اور یہاں پہ ان کی چائنا کی مزید دلچسپی بڑھی ہے، اور ان کا ایک کانفیڈنس ڈیولپ ہوا ہے۔ ٹھیک ہے شاہد صاحب، بڑا بین الاقوامی محاذ پر اہم کردار ادا کیا جی ہم نے ابھی ایس سی او سمٹ کرا کے اس کی میزبانی کر کے، اور جتنی بہترین انداز میں کی اس کی تو یقیناً دنیا جو ہے وہ اس کو سیکنڈ کر ہی رہی ہے۔ اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد فوراً سعودی عرب جانا، جو دیگر گلف کنٹریز ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارے سفارتی تعلقات بہت بہتر ہو رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہمارا ایک جو پہلی پرائرٹی ہے ہماری کہ ہم نے اپنی معیشت کو، اقتصادی جو ہمارے معاملات ہیں ان کو بہتر کرنا، اس میں کتنا ہیلپ فل ہو رہا ہے یہ سب؟ میں ذرا پہلے اجازت دیں تو وزیر اعظم صاحب کی جو سپیچ تھی نا، مجھے ان میں جو بات بہت اہم لگی، جی جو آپ کے دوست چائنا بھی کہہ رہا ہے، ارسد راسے کہہ رہے ہیں، کچھ کیا بھی ہے، یونائیٹڈ نیشن ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہیں وہ کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی تعلیم پر توجہ دیں اور ووکیشنل انسٹیٹیوشن سکلز امپروو کریں جوان لوگوں کی۔ دیکھیں نا، جوان لوگ تو آپ کے ہیں 30% آپ نے کہہ دیا، وہ پھر ان کی اہمیت تبھی بڑھے گی جب وہ سکلز ان کے پاس ہوں گی۔ آپ مثال کے طور پر ای پی زی لگاتے ہیں یہاں پر سی پیک کی، اور کہتے ہیں ہم نے ٹی وی بنانا ہے یا یہ موبائل فون بنانا ہے، اس کے لیے ووکیشنل انسٹیٹیوشنز چاہیے، اسے بزنس پارک کہتے ہیں باہر کے ملکوں میں، کہ وہاں پر اسٹوڈنٹس کو آپ لیں گے، یوتھ کو لیں گے، ان کو ٹرین کریں گے، گریجویٹس کو، کہ جی آپ یہ ٹی وی بنانا ہے، آپ نے موبائل فون بنانا ہے، آپ نے لیپ ٹاپس بنانے ہیں۔ اس پر وزیر اعظم صاحب نے بہت توجہ دی، فوکس کیا کہ جی ہم کوالٹی ایجوکیشن ہے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس ووکیشن ہے اور ایجوکیشن ریفارمز لائیں گے۔ مجھے یہ بہت پسند آئی۔ میں صرف دعا کرتا ہوں کہ جب واپس آتے ہیں تو اس کا مومنٹم جاری رکھیں، کوئی ایسی کمیٹی بنائیں وزیراً آپ کے، میں بتاؤں اس وقت جو گورنمنٹ ہے اس میں 4-5 وزیر بہت ہی قابل ہیں، جو چاہتے ہیں وہ کام کریں گے۔ ایک تو چیز یہ ہے، جہاں تک بات ہوگی پاکستان کی فارن پالیسی کی، میں آپ کو بتاؤں، یہ ہمارے لوگ بلا وجہ کہتے ہیں جی فیل ہو گئے۔ آج آپ دیکھیں کہ یہ جو ایس سی او کی سمٹ ہوئی ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ کس طرح وزیر اعظم جو آئے ہیں، کم ہیڈز آف گورنمنٹس ہیں، رشین پرائم منسٹر کا یہاں آ جانا کوئی چھوٹی بات نہیں بتا رہا ہوں میں آپ کو، آج کل کے حالات میں جہاں پر ہندوستان کے تعلقات ان کے ساتھ ہیں، اور پھر انہوں نے بائیلیٹرل میٹنگز کی ہمارے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ، باقیوں نے بھی کی، اور اس پہ فوکس یہی تھا اکنامک جو کانٹینٹ کو انلارج کرنا، ریلیشن شپ کو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ سعودی عربیہ گئے ہیں، سعودی کراؤن پرنس سے بھی ملے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ آپ وہاں جاتے ہیں۔ میں یہ دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب پاکستان کو مارکیٹ کر رہے ہیں پازیٹیو طریقے سے، کہ یہ ہمارا ملک ہے، ہم آپ کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں، ہماری اتنی یوتھ بلج ہے، اتنے ہمارے جوان لوگ ہیں، ہم ان کو بھی لائیں گے اور ٹریننگ بھی لیں گے۔ اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں صرف دعا یہ کرتا ہوں کہ جو ان کے ساتھ ٹیم گئی ہے وہ جی ٹو جی مینس وہاں پر جو وزیر ہیں یا ان کے جو سینئر پروفیسر جو بیوروکریٹس ہیں، سب بیٹھ کے بات کریں کہ ہاں بھائی یہ یوتھ آئے گی، لیکن ہمیں آپ کی ہیلپ چاہیے۔ ہمیں سب سے بڑا ہمارا اکنامک کانٹینٹ کا پرابلم ہے، فائنینشیل ہے، کہ اگر وہ کسی انسٹیٹیوشن بنانے ہیں تو اس کے لیے پیسے نہیں ہیں، ٹرینڈ سکل لیبر تو مل جائے گی آپ کو، اگر وہ ہوتے ہیں پھر ان کے ساتھ ایگریمنٹ کریں کہ ہاں جی یہاں سے ہم ٹرینڈ کریں گے ان لوگوں کو، آپ کے پاس آپ بھی اس میں انویسٹمنٹ سے آپ نے کہا نا کہ سی اوز آئے ہیں بڑے وہاں پر کمپنیز کے، وہ کمپنیوں کے اپنے دفتر کھولیں گے، وہ بنائیں گے اور ہم اپنے ٹرینڈ لوگوں کو وہاں بھیجیں گے، کیونکہ اب انسکلڈ لیبر کی کسی ملک میں ضرورت نہیں رہی۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے۔ بڑی امپورٹنٹ بات کی آپ نے کہ ویسے بھی انسانی ترقی کے مشترکہ مفادات کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے جتنے بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے حاضرین ان کی جو توجہ مبذول کرائی۔ حسین تیبو، اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب انویسٹمنٹ تو ایف ڈی آئی کے حوالے سے تو بات کر رہے ہیں، لیکن پاکستان میں جو ایکسپورٹ سیکٹر ہے اس کے لیے بھی بڑا کنسرن ہے اور بڑے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، اور اس کا ہم نے فوری نتائج بھی ہم نے دیکھے کہ آئی ٹی کی جو برآمدات ہے وہ ہماری
33% جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی، اضافہ ہوا اس میں۔ جولائی اور ستمبر میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہماری ایکسپورٹ جو ہے آئی ٹی کی وہ $876 ملین تک ریکارڈ کی گئی۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو فیوچر انویسٹمنٹ کانفرنس ہے اور یہاں پہ جتنی کمپنیز آئی ہیں، پاکستان کیا کچھ حاصل کر سکتا ہے؟ دیکھیں جی، میں اس میں تھوڑا سا شازیہ ایڈ کرتا چلوں کہ ایس آئی ایف سی کی ابھی بات جو اس ایف ڈی آئی کا ایک پارٹ بھی ہے۔ ابھی میں یہاں کراچی میں ہوں، میں یہاں کراچی کے کلب میں بیٹھا ہوں، یہاں پہ ابھی ایس آئی ایف سی کے لیڈرشپ کے اندر یہاں پاکستان میں خاص طور پہ کراچی میں جو ہماری میمن کمیونٹی ہے وہ بہت بڑی ایک بزنس کمیونٹی ہے، ان کا ایک ڈیلیگیشن تھا جن کے ساتھ ابھی ایس آئی ایف سی کی ٹیم نے یہاں پہ کراچی میں میٹنگ کی۔ ہمارے دوست ہیں اختر یونس میمن صاحب جو میمن کمیونٹی کو ہیڈ کرتے ہیں، انہوں نے یہاں پہ کی، بڑے زبردست قسم کے ریسپانس آیا۔ اس میں بلوچستان سے سیکریٹری ایگریکلچر تھے، کے پی کے سیکریٹری ایگریکلچر تھے، پنجاب اور سندھ کے، اور ان کو بریف کیا گیا اور اتنے زبردست طریقے سے ان کو بتایا گیا۔ میں خود بلوچستان گیا بھی ہوں، میں ایس آئی ایف سی کے پلیٹ فارم سے وہاں پہ دیکھ کے آیا ہوں۔ اسی طرح سے ایک سندھ میں بن رہا ہے، پھر کے پی میں بن رہا ہے، پھر بلوچستان میں بن رہا ہے۔ ہمارا ملک 60% جو ہماری آبادی ہے وہ ایگریکلچر سے وابستہ ہے۔ اگر ہم صرف ایگریکلچر کو ہی صحیح طریقے سے فوکس کریں، جس طرح سے ابھی اس وقت میاں محمد شہباز شریف صاحب کے لیڈرشپ میں جو ایس آئی ایف سی کی ٹیم کر رہی ہے، وہ صرف اور صرف ایگریکلچر کی فیلڈ میں ہم $20 بلین کا ہمارا پوٹینشل ہے کہ ہم صرف اور صرف ایگریکلچر میں کریں۔ دوسری بات آتے ہیں کہ ایف ڈی آئی ایک ٹرسٹ بلڈنگ ہوتی ہے۔ اب جو ہمارے باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو بزنس مین ہیں، ان کا ایک ٹرسٹ بلڈنگ ہوا ہے کہ پاکستان میں آئیں، وہ انویسٹ کریں، اور وہ آ رہے ہیں اور وہ ڈفرینٹ فیلڈ میں آ کے یہاں پہ انویسٹ کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جو 2018 میں حکومت آئی تھی، اس نے جو سی پیک کے سارے پروجیکٹ تھے ان کو بھی بیک برنر پہ لا دیے۔ وہ کبھی سے نو ٹو فلانا سے یس ٹو فلانا کرتے رہتے تھے، جس کی وجہ سے ہمیں بڑے ڈیمیجز ہوئے۔ ابھی ہم نے ایک کلیئر کیٹیگریکلی ہم نے ایک سمت رکھی ہے جس کے تحت ہمیں چائنیز ڈیلیگیشن آ رہے ہیں، جو آ کے نیکسٹ فیز میں، جو ہم نے پہلا فیز ہم نے انفراسٹرکچر کیا، ہم نے انرجی میں کیا، اب آتے ہیں ایس سی سی۔ میں سمجھتا ہوں دنیا کی یہ تھیوری ہے کہ اگر چائنا کی سکسیس کی کوئی وجہ ہے تو وہ انہوں نے اسپیشل اکنامک زون بنائے، اور جو ہمارے پاس بنے ہوئے ہیں، اور ہم اگلے فیز میں وہ ہم سکسیسفل کرنے جا رہے ہیں، جس کے تحت ہم لوگوں کو روزگار دیں گے، ہم لوگوں کی یوٹیلیٹی کریٹ کریں گے کہ لوگ کہاں پہ اپنا روزگار کریں۔ ہم چھوٹے بزنس مین بیسیکلی وہ جو ایس سی سی ہیں، ایس سی سی کے فارمولے پہ ابھی پاکستان نیوی نے ایک ورکشاپ بھی کرائی تھی، وہ بی ٹو بی اور جی ٹو جی پروجیکٹ ہیں۔ اب بی ٹو بی میں کیا ہوگا کہ بزنس ٹو بزنس جو چائنیز ڈیلیگیشن آئیں گے وہ اپنی یہاں چھوٹی چھوٹی انڈسٹری لگائیں گے، ہم نے ان کو فیسلٹیٹ کرنا ہے، وہ ہمارا یہاں سے مین پاور ہائر کریں گے، جو اس وقت ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ دنیا میں جو آبادی ہے وہ تو لوگ یوٹیلائز کر لیتے ہیں نا، ہمارے پاس بے روزگاری ہے جس کی وجہ سے وہ یوٹیلائز ہوتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان انڈر دی لیڈرشپ آف میاں محمد شہباز شریف اینڈ ہز ٹیم صحیح بہترین ٹریک پہ ہے۔ اگر ہم اسی طرح سے چلتے رہے تو 2050 میں سمجھتا ہوں پاکستان دنیا کے ٹاپ ڈیولپنگ کنٹریز میں ہوگا۔ انشاءاللہ جی، انشاءاللہ۔ جتنا ہمارا پوٹینشل ہے، جتنا ہمارا یوتھ کے اندر ٹیلنٹ ہے، بالکل روک سکتا ہے۔ بالکل۔ ذوالفقار صاحب، یہ جو ہم ایس آئی ایف سی کی بات اب ہوئی ہے، یہ تو لازمی سی بات ہے، جو ایف ڈی آئی ہماری ہے، لیکن جو ہمارا وہ تو خیر سو ہے ایک یہ امبریلا ہے ون ونڈو آپریشن ایس آئی ایف سی کی۔ اس میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ انویسٹرز کے لیے سب سے پہلے تو سیکیورٹی کنسرن ہوتا ہے اس کا، دوسرا اس کا ٹرسٹ ہوتا ہے، مطلب وہ کہیں آ کے سرمایہ لگاتا ہے تو اس کے لیے کیا اس کو یقین دہانی کرانی چاہیے۔ بہت کوشش کی، بڑی ایفرٹ کی ہے، پی ڈی ایم حکومت سے بھی ہوئی، اس کے بعد کیئر ٹیکر گورنمنٹ اب ہماری موجودہ حکومت ہے، لیکن یقیناً اس میں تو جو کریڈٹ جاتا ہے وہ ہماری عسکری قیادت کو جاتا ہے، اسپیشلی آرمی چیف صاحب کو جاتا ہے، جس طرح وہ بھی مطلب انہوں نے بھی ایک اپنا کردار نبھایا ڈپلومیسی میں، ملکوں میں جا کے ایک پاکستان کا امیج بلڈ کیا۔ اس میں ابھی آپ کو لگ رہا ہے کہ بہتری اور آنی چاہیے ایس آئی ایف سی کے پلیٹ فارم پہ، یا ہم نے وہ جو ویزا آسان کرنے کے معاملات تھے، ڈومیسٹک ہمارے جو انویسٹرز تھے ان کے جو ایشوز تھے اس کو حل کرنے کے لیے اقدامات ہو چکے ہیں یا ہونے ہیں ابھی؟ اور نہیں، ابھی دیکھیں ایس آئی ایف سی جو ہے
ابھی وہ آہستہ آہستہ اپنا ایک مرجنگ پوزیشن میں جا رہی ہے، اور باقی یقیناً جو اس میں عسکری قیادت نے ایک اپنا چیف آف آرمی سٹاف نے رول ادا کیا، اور اس سے ایک سرمایہ داروں کا، انویسٹرز کا اور کانفیڈنس بڑھا ہے، تو یقیناً ہمارے ملک میں جو پولیٹیکل ہماری لیڈرشپ ہے اور ہماری عسکری لیڈرشپ ہے، ان دونوں نے مل کے کام کیا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ آفس جو ہے پرائم منسٹر سیکنڈ آفس میں سیکنڈ فلور پہ جو ہے SIFC کا آفس ہے. تو اس میں یہاں پہ جہاں پہ وہاں پہ ہماری عسکری قیادت کے عسکری لوگ کام کر رہے ہیں، وہاں پہ ہمارے سولین کام کر رہے ہیں. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے اس پہ ایگریکلچر میں ہماری بڑی اچھی ایکسپورٹ ہوئی ہے، ہماری نان ایگرو میں بھی بڑی ہوئی ہے. پھر اس پہ بعد منرل پہ بڑا کام ہو رہا ہے. اور آپ کی جو نیکسٹ ہم نیشنل ٹیرف پالیسی بنا رہے ہیں، جو ہماری منسٹری آف کامرس بنا رہی ہے، جس میں میرا ایک پارلیمنٹری سیکرٹری کا بھی رول ہے. تو آج بھی ہم نے میریٹ میں ایک میٹنگ کی ہے نیشنل ٹیرف پالیسی کو ڈیزائن کرنے کے لیے. تو وہ ساری ایکسپورٹ لیڈ ایکٹیویٹی ہے، اور اس میں ہم جو نئی ٹیکنالوجی ہے، آرٹیفیشل ٹیکنالوجی، اور اس کا ہم استعمال جو ہے وہ چاہ رہے ہیں، اور پھر گرین انیشیٹو پہ کام کر رہے ہیں. یعنی کہ یہ ساری کلیکٹیولی جو ہمارے پرائم منسٹر میاں شہباز صاحب کا ویژن ہے، تو اس میں ایک کلیکٹیولی یہ ہم اپنے یوتھ کو سکل سکھا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہمارا 2/3 یوتھ ہے، تو ہم اپنے چاہ رہے ہیں کہ ہمارے فارن میں جتنے ہمارا لیبر جائے وہ سکل لیبر کے طور پہ جائے، تاکہ وہ ایک اس کا ایک امیج بھی ہو، اور ہم اس میں آگے بھی جائیں. اچھا، ایجوکیشن کے حوالے سے میں چاہ رہی تھی کہ یہاں تھوڑا سا آپ سے اور ایک ایڈ آن کر لیتے ہیں کہ یقیناً CPAC میں جو اب پرائم منسٹر صاحب چاہ رہے ہیں کہ ایجوکیشن کو بھی جو ہے اس میں شامل کیا جائے، اور میرا خیال ہے اس حوالے سے کام ہو بھی رہا ہے. تو یہ کتنا اچھا انیشیٹو ہے کہ ہم چائنا سے کہیں کہ جی ایجوکیشن میں جو ہے وہ CPAC کو انکلوڈ کر کے اور اس کو آگے بڑھائیں. دیکھیں، ایجوکیشن میں یہ ہے کہ HEC کو بھی یہی ٹاسک دیا گیا ہے، اس کو CPAC میں بھی شامل کر رہے ہیں. HEC میں بھی یہاں پہ جو ٹیکنالوجی ہے اس پہ زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ جو ہماری یونیورسٹیز ہیں وہ ایک ٹریڈیشنل ایجوکیشن سے نکل کے وہ ٹیکنالوجی کی طرف جائیں، اور تاکہ ہمارا جو یوتھ ہے وہ سکلڈ ہو. کیونکہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا یوتھ سکل ہونا چاہیے، اور ہمارا یوتھ کی جو ایکسپورٹ ہے جو فارن کنٹریز میں، وہ جہاں بھی جائیں تو وہ ایک ٹیکنالوجسٹ کے طور پہ جائیں، نہ کہ وہ ایک لیبر کی حیثیت سے جائیں. تو جیسا کہ SEZ کا ذکر ہوا ہے، اسپیشل اکنامک زون کا، اور SME بھی اسی طریقے سے وہاں پہ اس پہ بھی فوکس کیا جا رہا ہے. تو آپ دیکھیں کہ کلیکٹیولی انرجی کے جو ریٹس ہیں IPPs کے ہیں، اس مسئلے کو بھی سالو کیا جا رہا ہے، تاکہ ہماری جو لوکل مینوفیکچرنگ ہے، اس سب سے بڑی میں آپ کو بات کروں کہ جو ہماری امپورٹ ہو رہی ہے اس پہ ہم نے را مٹیریل پہ اس کی ہم نے ڈیوٹیز جو ہیں وہ بالکل ان کو ریشنلائز کیا ہے، اور اس کو بہت ساری ہماری لوکل انڈسٹری کو فائدہ دینے کے لیے ہم نے زیرو اس پہ جو ہے اپنی اس کا ٹیرف جو ہے زیرو کیا ہے، تاکہ ہماری یہاں پہ انڈسٹری جو ہے، ہماری لوکل انڈسٹری، وہ بھی گروتھ کرے. ٹھیک ہے. شاید کہ انیس صاحب بڑی عام بات کی انہوں نے کہ یہ جو سعودی عرب اور عالمی شراکت دار وہاں پہ موجود تھے کہ مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے جو ہے غزہ میں قتل و غارت گری روکنا ہوگی. یقیناً وہ ان کا ایک اور پیغام یہ بھی رہا ہے اس حوالے سے کہ خطے میں جس ہم ترقی کی خوشحالی کے خواب دیکھ رہے ہیں وہ جب تک امن نہیں آئے گا، اور جس طرح سے اسرائیل قتل و غارت گری جاری رکھے ہوئے ہے، کسی کو خاطر میں نہیں لا رہا، تو اس کو لے کے پرائم منسٹر صاحب کا یہ والا جو پوائنٹ ہے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ مجھے اگر اجازت دیں میں تھوڑا سا اس پہ بالکل میں بات کروں گا. میں ایک بات کروں کہ وزیر اعظم صاحب نے جہاں پر باقی یوتھ کی بات کی، انہیں ہمارے ڈاکٹرز کی بھی بات کی، پھر ہماری جو اسٹیٹ آف دی آرٹ انسٹیٹیوشنز ہے ہیلتھ کی وہ بھی بات کی. کتنے ہمارے ڈاکٹرز ہیں، کیوں نہ کہتے ہیں نا کہ بارڈرز کے کیوں نہ مل کر ہم آپ کام کریں، مینز ہمارے ڈاکٹرز وہاں جائیں، ان کے یہاں آئیں. اور جس میں اسپیشلائزیشن ہے 2,75,000 ڈاکٹر رجسٹرڈ ڈاکٹرز ہیں. اور یہ بڑی زبردست بات کی ہے کہ جی وہ مل کر کام کریں. ہماری انسٹیٹیوشن جو ہیلتھ کی ہیں نیچرلی اسپیکنگ ان کو اور
मॉडर्नाइज किया जाए और डॉक्टर्स को यूज किया जाए, दोनों। ये बड़ी अच्छी बात की मुझे खुशी हुई है। जहां तक बात है ये गाजा की, पाकिस्तान की वाहिद मेरा ख्याल है एक मुल्क है जिसने कंसिस्टेंट है अपनी पॉलिसी में ऑन दी सपोर्ट टू पैलेस्टीनियंस। ये गाजा की जो मामला है, 1 साल से हमारे जो एम्बेसडर थे हैं अभी यूएन में, मुनीर अकरम साहब, और फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन लेडी जो मुमताज ज़ोहरा बलोच हैं, इनकी आप दोनों की स्टेटमेंट्स आप देखते रहे जो आती रही हैं। इस पर हम कंसिस्टेंट हैं कि गाजा के अंदर जो जुल्म हो रहा है उस पर उसको हमने कंडेम किया है, और फिर हमने इसी हुकूमत ने वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ की क़यादत में उनको असिस्टेंस पहुंचाई है, आवाज उठाई है। हम कंसिस्टेंट इस बारे में। यहाँ पर भी वज़ीर आज़म साहब ने ये बिल्कुल बड़ी अच्छी बात की कि भाई जब तक अमन नहीं होगा गाजा में, सुकून नहीं होगा, तो फिर आप बताएं तरक्की कैसे हो सकती है। और बिल्कुल ठीक हमारे, क्योंकि ये प्रिंसिपल स्टैंड है, इसको वहां भी उजाला किया, वहां भी उठाया, ये बड़ा अच्छा किया। मैं समझता हूँ कि दिस इज, ये हमारी एक एक्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी है जो हम दिखाना चाहते हैं सबको कि हम इसके ऊपर खड़े हुए हैं और इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। ठीक है, तो जरा आगे बढ़ते हैं ना। अब हुसैन थे वो, अब यकीनन प्राइम मिनिस्टर का जो अगला दौरा है कतर के हवाले से भी बड़ी अहम हम पेशरफ देख रहे हैं। आप क्या समझ रहे हैं कि मुआशी तरक्की के लिए जो बेहतरीन मौके हैं उसमें जितने भी ये गल्फ कंट्रीज हैं इनका भी बड़ा अहम रोल है? देखिए जी, बात ये ना कि कतर के साथ एक तो हमारे RLNG के एग्रीमेंट्स हैं, जिस तरह से हमने एनर्जी के एग्रीमेंट्स IPPs के साथ किए हैं, तो वजीर आजम साहब उससे भी बात करेंगे और उनको भी प्रॉबेबली रिव्यू करेंगे, और जिससे हमारा बड़ा फायदा होगा। दूसरी बात ये है कि ये जो अभी अरब कंट्रीज हैं, अब तो दुनिया में गेम पैसे की है ना, जिसके पास पैसा है वही सबसे बड़ा मुल्क है। सऊदी अरब के पास इस वक्त पैसा है, कतर के पास पैसा है, UAE के पास पैसा है, चाइना के पास पैसा है, और हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं, हमारे पास एवेन्यूज हैं, हमारे पास यूथ है, हमारे पास टैलेंटेड नौजवान है, हमारे पास यहाँ आके लोगों के लिए बहुत ज्यादा मौके हैं पैसे कमाने के। मैंने पहले भी अर्ज किया कि हमारे पास 25 करोड़ लोग हैं। ये एक बहुत बड़ी मार्केट है जिसपे आके ये दुनिया के जो ममालिक हैं जिनके पास छोटी छोटी आबादी है, ये आके यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। और वजीर आजम सबसे बड़ी बात ये है कि वजीर आजम साहब के पास इस वक्त प्रॉपर प्रपोजल्स हैं। वो वहाँ पे जाके एक प्रोफेशनल आदमी की तरह, ये नहीं कि मैं याद लिखता हूँ और मैं याद पढ़ता हूँ, भाई याद बात कुछ नहीं होता, हर चीज इन राइटिंग में होती है और प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ होती है। तो वजीर आजम साहब के पास जबरदस्त किस्म की टीम है। मैं होपफुल हूँ कि वजीर आजम साहब ये जो मिडल ईस्ट खासतौर पे आपका कतर है और सऊदी अरब है, यहाँ से हमें एक सफिशिएंट किस्म का मवाद मिलेगा, सफिशिएंट किस्म की इन्वेस्टमेंट मिलेगी, और हमारे पास अपॉर्चुनिटीज और एवेन्यूज बहुत हैं जिसको हमें कैच कराना चाहिए, और वजीर आजम सब कर रहे हैं। ठीक है शाहिद साहब, जहां आपने बात की, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जो 2,75,000 डॉक्टर रजिस्टर्ड हैं, तो उसके साथ साथ हमें इसको भी देखना चाहिए कि जो फ़लस्तीनी तलबा को भी 145 तलबा को पाकिस्तान बुलाकर जो है वो तालीम दी जा रही है कि वो वापस जाकर जो है अपनी खिदमात जो है वहाँ पे अंजाम दे। इस इनिशिएटिव को दुनिया किस तरह देखेगी? देखिए जी, बहुत ज़बरदस्त बात है कि दुनिया को पता होना चाहिए कि भाई फ़लस्तीन के लोगों के साथ जो कुछ जुल्म बर्बरियत हो रही है, हम तो उनको पढ़ा रहे हैं, हम तो जो अगली जनरेशन को यहाँ पर सिखा रहे हैं, कर रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि जाओ अपने मुल्क में जाकर आप खिदमत अंजाम दो। तो इससे बड़ी और मैसेज क्या हो सकता है? देखिए ना, हमारे अपने मसले मसाइल भी हैं, लेकिन उसके बावजूद हम समझते हैं हमारे लिए फ़लस्तीनी भाई जो हैं, जो उनके साथ जुल्म हो रहा है, आवाज़ भी उठा रहे हैं, मदद भी कर रहे हैं, और फिर इनके स्टूडेंट्स को हम एजुकेट भी करें और कह रहे हैं कि जी अपने मुल्क में जाकर आप खिदमत अंजाम करें। ये इससे बड़ा मैसेज और क्या हो सकता है? ये एक और ये आज की बात नहीं है। फ़लस्तीन की शुरू से आप देखिए, कायद आज़म से लेकर अब तक कि जो है इनके साथ हम खड़े हुए हैं। कोई इस पर कोई हमने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ठीक है जुल्फ़िकार साहब, ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, इसको जितना अप्रिशिएट किया जाए कम है। एक तरफ तो हम गज़ा के लिए आवाज़ उठाते हैं, इजरायली जारियत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं, भारतीय जारियत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं, मसला कश्मीर हो गया उसको भी हम आलमी फ़ोरम पर उठा रहे हैं, साथ साथ हम गज़ा के बहन भाइयों के लिए जो इमदाद कर रहे हैं उसकी भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपील की है कि भाई वहाँ पे इमदादी सामान में हिस्सा लें, और साथ साथ हम फ़लस्तीनी तलबा को पढ़ा भी रहे हैं और पढ़ा कर उनसे कहेंगे कि जाएँ आप अपने मुल्क में जाके खिदमात अंजाम दें। ये जो ये है इसका तसलसल तो बड़ा अच्छा है, लेकिन इसको जारी रखने के लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? मतलब क्योंकि पाकिस्तान जो है जिस तरह से अब मुआशी तौर पर खड़ा हो रहा है, लेकिन ये साथ साथ ये सारे इक़दाम को साथ लेकर चलना ये काबिल तहसीन है। देखिए, पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हमारी जो
25 करोड़ आवाम है वो अपने मज़हब से भी मोहब्बत करती है और इस्लामी रवायात की भी वो अक्कासी करती है। आपको पता है जब पाकिस्तान जो है किस बुनियाद पे बना, वो किस नज़रिए पे बना, और इसीलिए पाकिस्तान ने हमेशा अपने तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ एक मोहब्बत और का रिश्ता रहा है। कभी भी पाकिस्तान ने अपनी खारजा पॉलिसी में कभी भी ऐसा नहीं किया कि वो किसी मुस्लिम कंट्री को या किसी मुसलमान को उन्होंने कोई नुकसान पहुँचाया हो। वो उनकी एक फॉरेन पॉलिसी हमारी हमेशा वाज़े रही है कि हमने अपने तमाम ब्रदर मुल्क जो हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उनके साथ एक हमेशा हमदर्दी और उनके साथ एक मोहब्बत और एक सफारती लेवल पे अच्छे तल्लुकात रखे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसा जज्बा है जो पाकिस्तानी अवाम में भी है और पाकिस्तानी हुकूमत में भी है, कोई भी हुकूमत आए। और हमारी ये दुआ है कि हम अपने तमाम हमारी सियासी जमातें और हमारी तमाम लोग जो हैं किसी भी मकतबा फ़िक्र से तल्लुक़ रखते हैं, उनका एक यकनुकाती एजेंडा होना चाहिए कि वो पाकिस्तान की खुशहाली के लिए, पाकिस्तान की इकानमी के लिए एक यकजा होकर काम करें, क्योंकि जब पाकिस्तान होगा तो हम होंगे। तो इस कभी भी इस कि कभी तसलसल नहीं टूटेगा। मेरे ख्याल में तो इंशाल्लाह इससे और इस तसलसल में और इस काम में और अल्लाह ताला बरकत डालेगा और हम इसमें मज़ीद जो है वो जितने भी हमसे हो सका हम अपने इनिशिएटिव लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है हुसैन थे, वो थोड़ा सा मेरा इस जो हमारा टॉपिक चल रहा है उससे हट के एक सवाल ये है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो कि दूसरी बार वज़ारत उज़्मा के लिए हैं और जिस तरह काम कर रहे हैं और जिस तरह हमने उनको सीएम पंजाब देखा था, एडमिनिस्ट्रेटिवली तो हमें नज़र आ रहा था कि वो कितने इस पे चैम्पियन है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इस वक्त मुल्क की बागडोर संभाली है वो काबिल तहसीन है। मतलब इन तमाम सिनेरियो में मैं अक्टूबर की जो बात कर रही हूँ कि जितना सियासी अदम इस्तेहकाम पीटीआई की जानिब से हमें नज़र आ रहा था, उसको एक तरफ कंट्रोल करना, दूसरी तरफ इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद करना, मुख्तलिफ ममालिक के वफूद का आना, डेलीगेशन का आना। लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात अगर मैं कहूँ कि उनको अगर हम खराज तहसीन ना पेश करें तो ज़्यादती होगी, हमारी अस्करी क़यादत बिल्कुल शाना बशाना, वो जो हम सुनते आए ना कि जी एक पेज पर है अस्करी और सिविल क़यादत, वो हमें प्रैक्टिकली इस बार नज़र आई है। देखिए शादिया, सबसे पहले तो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के लिए ये मशहूर है कि वो डूअर हैं और वो बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर हैं। भाई हमें डूअर और बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर ही इस मुल्क के लिए चाहिए। जिस तरह से हिस्ट्री में उन्होंने पंजाब के लिए काम किया एज अ चीफ मिनिस्टर, मैं समझता हूँ वो उसी लगन के साथ, उसी जज्बे के साथ, उसी वल्वले के साथ काम कर रहे हैं। और मैं हैरान हूँ कि जिस तरह से वजीर आजम साहब अपोजिशन को अपने साथ लेके चल रहे हैं, खासतौर पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, चाहे वो हुकूमत में इस वक्त शामिल नहीं भी हैं, उनको अपनी दोस्ती में, अपने कॉन्फिडेंस में लिए बैठे हुए हैं। इवन मौलाना साहब को बहुत ज्यादा लोगों ने जो इंतशार पसंद है उन्होंने मिसगाइड करने की कोशिश की, लेकिन मैंने देखा कि मियां साहब ने बड़ी जबरदस्त तरीके से मौलाना साहब के सामने हर पॉइंट रखी। अभी जैसे लेजिस्लेशन हुई 26 अमेंडमेंट में, तो उन्होंने हर चीज रखी कि जी सर आप बताएं क्या करना है। हर बात मौलाना साहब की भी मानी गई, अपनी इन्होंने हर बात मनवाई गई कि जो जो मुल्क के लिए बेहतर था। अब एक ऐसी जमात है जिन्होंने मुल्क के अंदर सिर्फ इंतशार पैदा करना है, क्रिटिसाइज करना है, मुल्क को चलने नहीं देना है, रास्ते रोकना है, उनको भी लेके चल रहे हैं। उनको भी बड़े अच्छे तरीके से, उनके भी चीफ मिनिस्टर आके वो सेरेमनी में बैठ जाते हैं। मैं समझता हूँ ग्रेट लीडरशिप इस वक्त जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब के नज़र में हमें पाकिस्तान में मिली हुई है, जिसको हमें ज़बरदस्त किस्म का फ़ायदा उठाना चाहिए और मिल भी रहा है। जैसे मैंने स्टार्ट में कहा, हमारी महंगाई डबल डिजिट से वो सिंगल में आ गई, हमारी इकानमी इस वक्त बेहतरी में आ रही है। हमने IMF के साथ सारे अपने टर्म्स एंड कंडीशंस भी मनवा लिए, इकानमी की बेहतरी हो रही है। जिस तरह से हम एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं थ्रू SIFC, अगर ये हम करते रहे तो हमें ये 2 बिलियन, 4 बिलियन, 6 बिलियन का तो कोई मसला ही नहीं है कि हम किसी भी मुल्क को कहें या IMF को कहें कि हमारा एग्रीकल्चर हमें देगा। और बिल्कुल हम सही सिमत पे जा रहे हैं अंडर दी लीडरशिप ऑफ मियाँ शहबाज शरीफ साहब, और हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। हमें
शहबाज शरीफ साहब का साथ ऐसा है जैसे आप पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान से प्यार करते हैं तो आप अपने मुल्क के जो इस वक्त सच्चे खरे लीडर हैं, जो शहबाज शरीफ साहब हैं, उनका साथ देंगे तो ये मुल्क को तरक्की से कोई नहीं रोके। बहुत शुक्रिया, वेल सेड। हुसैन थे वो, शाहिद कियानी साहब आपका शुक्रिया, जुल्फ़िकार साहब आपको। यार प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। नाज़रीन, जिस तरह मैंने शुरू में बात की कि हर गुजरते दिन के साथ जो है पाकिस्तान की खुशहाली का नया दिन नज़र आ रहा है, और प्राइम मिनिस्टर की स्पीच में भी हमने देखा था कि उन्होंने कहा था अल्हम्दुलिल्लाह द ड्रीम कम्स ट्रू। लेकिन इन सब में हम सबको अपना अपना किरदार अदा करना होगा। प्रोग्राम में हमने डिस्कशन इस हवाले से भी की, लेकिन सबसे जो एक लास्ट पॉइंट था वो ये था कि जिस तरह इस वक्त हमने तमाम पॉलिटिकल पार्टी को मां सिवाय इंतशारी जमात के अलावा सबको हमने एक कंसेंसस पे देखा, मुल्क की इस्तेहकाम के लिए, मुल्क की खुशहाली के लिए इसी तरह साथ चलना होगा। प्रोग्राम से इजाज़त, अल्लाह ने के पान।